देखिए प्यारे बच्चों, चैप्टर है आपका 10 वर्त। वर्त में आपको सबसे पहले तो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक याद करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि कोई भी एक्सरसाइज को करने से पहले उसके फॉर्मूले याद करने होते हैं, इसलिए वर्त में आपको कुछ बातें याद करनी पड़ेगी। वर्त का पता होना चाहिए आपको। वर्त क्या होता है, वर्त में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, वर्त की क्या क्या शर्तें होती हैं, तो वो सब आपको एक बार समझनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी। फिर आपको वर्त बहुत आसान लगेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्त होता क्या है। वर्त एक समतल में स्थित उन बिंदुओं के समूह को कहते हैं जो एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर होते हैं। स्थिर बिंदु को वर्त का केंद्र तथा दी गई दूरी को त्रिज्या कहते हैं। देखिए, जैसे ये हमारा कोई वर्त का केंद्र है, ध्यान से समझिएगा। ये कोई हमारा वर्त का केंद्र है। इस वर्त के केंद्र से ये कुछ बिंदुओं का समूह है। ये कोई बिंदु है, इनका समूह है, जिसको हम परिधि कह देते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? परिधि। अब यहाँ से इनकी जो दूरियां होती हैं वो आपस में बिल्कुल समान होती हैं, जिनको हम त्रिज्या कह देते हैं। तो इस समूह को वर्त कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब आपने देखा है कि इस बिंदु से इस बिंदु पर, अगर हम इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाएं तो इस दूरी को हम क्या कहेंगे? त्रिज्या। तो जैसे ये ओ पी है, ये भी त्रिज्या है आपके पास, और ये ओ एन है, ये भी त्रिज्या है। ये एन बिंदु है और ये पी बिंदु है। तो हर एक बिंदु के समूह को वर्त कहते हैं। ठीक है, समझ में आया आपके पास? तो ये एक समतल पर ये कुछ बिंदु हैं, और इन बिंदुओं को, जो इन बिंदुओं से पथ बना हुआ है, इसको हमने परिधि कहा है। ठीक है, और अब ये देखिए कि ये जो ओ एन है ये भी त्रिज्या है, और ओ पी है ये भी त्रिज्या है। और अगर एन पी को देखा जाए, ये पूरा एन पी मतलब एक त्रिज्याई और एक त्रिज्याई, अगर इनको जोड़ दिया जाए तो हमारे पास इस पूरी दूरी को क्या कहते हैं? व्यास। इस पूरी दूरी को क्या कहते हैं हम? व्यास। तो इससे आपको क्या पता चला है कि जो व्यास होता है, जो व्यास होता है हमारे पास, वो दोगुना होता है त्रिज्या का। ठीक है बेटा, व्यास दोगुना होता है त्रिज्या का। अब इसमें आपको पता चला कि व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है। वर्त के अंदर एक चीज होती है जीवा। वर्त के अंदर क्या होती है? जीवा। इसको हम जीवा कहते हैं, जो वर्त के दो बिंदुओं को मिलाती है। ठीक है, और ये तो आपने 9th में पढ़ा ही होगा कि जो ये जीवा होती है ये इसको दो भागों में विभाजित करती है। वर्त को दो भागों में विभाजित करती है, जिसको हम वर्तखंड कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? वर्तखंड। अब एक लघु वर्तखंड हुआ और एक दीर्घ वर्तखंड हुआ। जो बड़े वाला होता है वो दीर्घ वर्तखंड हुआ, और ये छोटे वाला है ये लघु वर्तखंड है। जैसे ये वाला, ये वाला, ये लघु वर्तखंड है। तो ये जीवा इसको दो वर्तखंडों में विभाजित करती है। ठीक है, अब आपको जब वर्त के किसी बिंदु से, जब वर्त के किसी बिंदु से कोई रेखा उसको स्पर्श करके जाती है या उसको प्रतिच्छेद करके जाती है, उसके ऊपर को होकर जाती है, तो उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। और जहाँ वो आपस में स्पर्श करते हैं, जैसे ये एन बिंदु हमने मान लिया, तो ये स्पर्श बिंदु हुआ। ये क्या हुआ? स्पर्श बिंदु। ठीक है, और ये नीचे भी हमने आपको दिखा दी है, ये भी आपकी स्पर्श रेखा है। ये भी क्या है? आपकी स्पर्श रेखा। और पी बिंदु स्पर्श बिंदु है। ठीक है, तो इस पता चला आपको स्पर्श रेखा क्या होती है कि कोई रेखा वर्त के एक बिंदु को प्रतिच्छेद करती है या उस बिंदु को स्पर्श करके जाती है, तो उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। और एक रेखा वर्त के जो पृथक पृथक बिंदु होते हैं, पृथक पृथक मतलब आमने सामने वाले जो बिंदु होते हैं, उनको प्रतिच्छेद करती है, मतलब उनको स्पर्श करके जाती है या उनके ऊपर को जाती है, तो उस रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? छेदक रेखा, या प्रतिच्छेद रेखा भी कह सकते हैं आप। तो इसको छेदक रेखा कहते हैं। समझ में आया? और एक रेखा होती है जो इस वर्त से बाहर है, जो इस वर्त से बाहर है। एक अप्रतिच्छेदी रेखा के समांतर वर्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका जवाब होगा 2। देखिए, ये स्पर्श रेखा है, ये अप्रतिच्छेदी रेखा है। इस अप्रतिच्छेदी रेखा के समांतर, समांतर किसको कहते हैं? जो इसके जैसी हो। ठीक है, इसके जैसी, ऐसे नहीं, इसके जैसी, बिल्कुल सेम। जैसे ये रेखा है, तो ये एक स्पर्श, मैंने 2 स्पर्श रेखा इसीलिए दिखाई है आपको, क्योंकि ये एक स्पर्श रेखा है और एक ये स्पर्श रेखा है। इसके अलावा आप इसके समांतर कोई तीसरी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। ठीक है, तो इसकी
दो ही स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। ठीक है, एक्सरसाइज के कुछ सवाल करके दिखाते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है जो। चलिए देखिए, ये आपकी प्रमेय है जो इम्पोर्टेंट है, पेपर में आ सकती है। बोल रहा है कि वर्त की स्पर्श रेखा, वर्त की स्पर्श रेखा मैंने आपको बता दी है क्या होती है, स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु भी बता दिया क्या होता है, होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है कि वर्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, अथवा या वर्त की किसी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से, वर्त की किसी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या उस स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अगर आपके पास, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए कैसे कैसे आपको पता चलेगा कि ये प्रमेय हमें किस तरीके से समझ में आएगी। जैसे ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु है, त्रिज्या है और लंब है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं, स्पर्श रेखा, वर्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, त्रिज्या और लंब। अगर इन चार चीज़ों की बात करता है, ठीक है, नंबर एक स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, त्रिज्या और लंब, इन चार की बात करता है, तो समझ जाना कि आपसे सिद्ध करवा रहा है कि स्पर्श रेखा पर लंब त्रिज्या होती है या त्रिज्या पर स्पर्श रेखा लंब होती है। तो इसको करने के लिए एक आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जब आपकी समझ में आ जाएगा तो आप इसको खुद पे खुद आसानी से इसको कर लोगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं, एक चित्र बनाते हैं जो हमें दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले प्रश्न में क्या बोल रहा है इसने कि वर्त, तो एक वर्त बना लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक वर्त बना लेंगे। ये कोई वर्त बना लिया। अब क्या कहता है कि वर्त की स्पर्श रेखा, कि वर्त की कोई स्पर्श रेखा भी है। आप मान लो कि ये वर्त की स्पर्श रेखा है। ठीक है, इसको आप स्पर्श बिंदु P है ये, और इस रेखा को आप ए बी मान लीजिए। ठीक है, चलो आगे बोलता है कि स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या, ये स्पर्श बिंदु है। अब यहाँ से त्रिज्या भी इसने दी हुई है आपको, इसको O मान लीजिए और ये त्रिज्या P मान लीजिए आप, OP। ठीक है, पर लंब होती है। इस त्रिज्या पर ये AB लंब है या इस AB पर ये त्रिज्या लंब है, आपको ये दिखाना है। ठीक है, चित्र बना दिया आपने, समझ में आया ना, सवाल को पढ़ते हुए चित्र बनाया है आपने। ठीक है, तो वर्त बनाया, स्पर्श रेखा, सबसे पहले हमने स्पर्श रेखा खींच दी, स्पर्श बिंदु ये दिखा दिया, इससे होके जाने वाली त्रिज्या। अब हमें ये दिखाना कि ये इस पर लंब है। अब लंब क्या होता है, देखिए लंब किसी भी रेखा पर लंब सबसे छोटी भुजा होती है। किसी भी रेखा पर लंब सबसे छोटी भुजा होती है। अगर आपने इसको या इसको छोटी भुजा दिखा दी तो ये लंब होगी। ठीक है, और OP AB पर लंब होगी और AB OP पर लंब होगी। ठीक है, चलिए अब आपने करना क्या है, सबसे पहले वो चीज़ लिख देनी है जो आपके पास है। ठीक है, हल में समझ में आ रहा है ना। हाँ, हल में आपने देखिए क्या करना है, ज्ञात है। सबसे पहले आपने वो चीज़ लिखनी है जो आपको ज्ञात है। क्या ज्ञात है आपको, देखो ये O केंद्र वाला वर्त है। ठीक है, कुछ तो नाम होगा इसका, O केंद्र वाले वर्त की स्पर्श रेखा आपके पास क्या दिख रही है, AB, जिसका क्या है ये स्पर्श बिंदु, जिसका स्पर्श बिंदु P तथा P से होकर जाने वाली त्रिज्या OP है। ठीक है, जो चीज़ आपने सवाल में से पढ़कर चित्र बनाया उसको आपने यहाँ लिख दिया कि ये चीज़ हमें ज्ञात है। ठीक है, या पहले ज्ञात है लिख लो फिर चित्र बना लो, मर्जी है आपकी। ये तो आपने सवाल में से लिख दिया। ठीक है, आसान है। चलिए
अब आपको जो चीज़ ज्ञात करनी है, सिद्ध करनी है, वो लिख दीजिए। देखिए, सिद्ध आपको करना है कि जो ये ए बी है, लंब है, ए बी लंब है ओ पी पर, ठीक है। ए बी लंब है ओ पी पर, अर्थात का मतलब होता है या आपको सिद्ध करना है ओ पी लंब है ए बी पर, ठीक है। सिंपल है, ये इसके ऊपर लंब होगी तो ये इसके ऊपर लंब होगी, ये इसके ऊपर लंब है तो ये इसके ऊपर लंब होगी, ठीक है। चलिए, अब आपको इसको लंब दिखाने के लिए कुछ रचना करनी पड़ेगी, रचना, ठीक है। रचना में क्या करेंगे आप, देखिए आप ध्यान से, आप इस ओ बिंदु से कोई बिंदु इस पी को छोड़कर, या तो इस साइड या इस साइड, कोई बिंदु वर्त के बाहर, कोई बिंदु आपने क्यों ले लिया, क्या ले लिया, कोई बिंदु आपने क्यों ले लिया। अब इस क्यू बिंदु को ओ से आपने मिलाया, ठीक है। जो इस ओ क्यू रेखाखंड को वर्त पर आर बिंदु पर काटता है, ठीक है। अब जो आपने रचना की इसको लिख दीजिए, ठीक है, सिंपल सी बात है। आपने क्या किया, स्पर्श रेखा ए बी पर स्पर्श बिंदु पी के अतिरिक्त एक बिंदु क्यू लिया, ठीक है। बिंदु स्पर्श रेखा ए बी पर आपने क्या किया, पी के अतिरिक्त कोई बिंदु क्यू लिया, तथा रेखाखंड, कौन से रेखाखंड को, ओ क्यू को, आपने रेखाखंड ओ क्यू को मिलाया, जो वर्त को बिंदु आर पर काटता है, ठीक है। आपने जो चीज़ आपको ज्ञात है वो यहाँ से लिख दी, जो सिद्ध करना है वो सवाल में से लिख दिया, रचना आपने अपनी तरफ से की है, जो रचना आपने की वो लिख दिया उठा के। अब आपके पास आती है इसकी उत्पत्ति। उत्पत्ति में है, देखिए उत्पत्ति में आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले देखिए, आपने जो रचना की है उसी से ले लीजिए। आपने ओ क्यू की रचना की है तो आप इसमें लिख सकते हैं त्रिभुज, कौन सी त्रिभुज में, ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू में त्रिभुज, ये त्रिभुज बन चुकी है ना, इस रचना करने की वजह से आपके पास ये त्रिभुज बन चुकी है। अब त्रिभुज ओ पी क्यू में जो ओ क्यू है वो ध्यान से देखिएगा, जो ओ क्यू है वो ओ आर प्लस आर क्यू के बराबर है, ओ आर प्लस आर क्यू के बराबर है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई नहीं है आपकी, इस त्रिभुज में ओ क्यू जो है वो ओ आर प्लस आर क्यू के बराबर है, ठीक है। अर्थात जो ओ क्यू है वो बड़ा है ओ आर से, मतलब जब ओ क्यू इन दो रेखाखंडों को मिलाकर बनता है तो ओ आर से तो ये बड़ा है, क्योंकि आर क्यू जब मिलाएंगे तब इसके बराबर होगा, वरना ओ आर से तो ये बड़ा है। इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर 1, ठीक है। आप लिखेंगे, इसलिए जो ओ आर है, यहाँ ध्यान दीजिए, जो ओ आर है ये क्या है, वर्त की त्रिज्या, जो ओ पी के बराबर है, ओ पी भी वर्त की त्रिज्या है। तो आप लिखेंगे इसलिए एक ही वर्त की समान त्रिज्या होने पर, एक ही वर्त की समान त्रिज्या होने पर क्या, ओ आर बराबर ओ पी, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से, ध्यान दीजिए, ओ आर के जगह आप क्या रख सकते हैं, ओ पी, तो ओ
ओ क्यू भी बड़ा होगा ओ पी से। ठीक है, इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है, इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है कि वर्त की त्रिज्या OP उन सभी रेखाखंडों से छोटी होगी जो वर्त के केंद्र O से स्पर्श रेखा AB तक खींची जाएंगी। ठीक है, समझ में आया? इसमें क्या कहा, इसलिए वर्त की त्रिज्या OP स्पर्श रेखा AB पर लंब है। ठीक है, क्योंकि सबसे छोटी जो भुजा होगी वो लंब होती है। ठीक है, ये पता है आपको। तो आप लिख सकते हैं OP लंब है AB, अर्थात AB लंब है OP। यही आपको सिद्ध करना था, इति सिद्धम। तो लाइक कीजिए। चलिए अब इसके ऊपर कुछ सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर है दूसरा, किसी वर्त की जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है तथा यह केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आपको समझिए क्या कह रहा है कि किसी वर्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर। मैंने पहले आपको जीवा बताई है। वर्त की जीवा क्या होती है? सबसे पहले आप वर्त की एक वर्त बना लीजिए। अब मान लीजिए कि आपके पास ये कोई वर्त है। ठीक है, इसने इसकी जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी दे दी है, 16 सेंटीमीटर लंबी, और उसने कहा कि यह केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब आप यहाँ मान लीजिए ये कोई हमारे पास केंद्र है O, और यहाँ पे ये कोई जीवा है 6 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, इसकी जो लंबाई दी है जीवा की वो दी है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसने कहा कि वर्त की त्रिज्या बताइए, AO आपको बताना है। तो देखिए आपको पता है कि वर्त के केंद्र O से जो जीवा पर किसी भी जीवा पर वर्त के किसी भी जीवा पर वर्त के केंद्र से जो खींची हुई रेखा होती है वो उसके ऊपर लंब होती है। ठीक है, लंब मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब लंब इसको जीवा को समद्विभाजित कर देगी। समद्विभाजित मतलब दो समान भागों में विभाजित कर देगी। तो इसको आप मान लेंगे OM। तो जो आपके पास AM होगा वो आपके पास 8 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। तो देखिए आपको दिया है, हल कैसे करेंगे आप? दिया है वर्त की जीवा AB बराबर 16 सेंटीमीटर। जो जो चीज़ दी हुई है उसको लिख दीजिए। तथा वर्त के केंद्र से जीवा की लंबाई वो आपने क्या मान ली? OM बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, OM ज्ञात करना है त्रिज्या AO की लंबाई। ठीक है, आपको क्या ज्ञात करनी है?
त्रिज्या AO की लंबाई। अब आप समझिएगा, चूंकि जो OM है वो लंब है AB पर, ठीक है। तो जब OM AB पर लंब है तो ये क्या करेगा, इसको दो बराबर भागों में समद्विभाजित करेगा। तो आपके पास AM बराबर आएगा AB बटे 2। AB आपके पास 16 है बटे 2 8। AM आपके पास कितना आ चुका है 8। AM 8 है आपके पास, OM आपके पास 6 है, तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। क्या करेंगे आप इसमें, पाइथागोरस प्रमेय। अब लिखेंगे आप, इसलिए त्रिभुज AMO में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्यों लगा रहे हो, क्योंकि ये लंब है, इस पर लंब है तो 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी, AO बराबर रूट, क्योंकि ये कर्ण है, लंब कितना है OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। OM आपके पास 6 है, OM आपके पास 8 है। अब 6 छंग 36 और 8 64, 36 और 64 100 होते हैं, तो आपके पास आया है 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी आ चुकी है 10 सेंटीमीटर। ये 1 नंबर में सवाल आपका आ सकता है या 2 नंबर में आएगा, ठीक है। 2 नंबर में आएगा हल करके दिखा देना, और अगर 1 नंबर में आएगा तो 10 सेंटीमीटर पे निशान लगा के आ जाना, क्लिक करके आ जाना। चलिए अगला सवाल देखिए। तीसरा सवाल है, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा PQ खींची गई है। यदि क्यू बराबर 13 सेंटीमीटर हो तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींच लीजिए, ठीक है। अब इसने कहा कि P बिंदु पर कोई PQ स्पर्श रेखा है, और OQ की दूरी इसने कितनी दी हुई है आपको 13 सेंटीमीटर, और OP कितना दिया है इसने 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। समझ में आया, बस आप लिखेंगे हल। हम जानते हैं कि जो OP है वो P के ऊपर लंब है, ठीक है। OP P के ऊपर लंब है, इसलिए चूंकि OP लंब है P के ऊपर, इसलिए समकोण त्रिभुज कौन सी समकोण त्रिभुज, ये जब ये लंब है तो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो समकोण त्रिभुज OPQ में क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है इसमें OQ का वर्ग बराबर होता है OP का वर्ग प्लस PQ का वर्ग। अब आपको क्या निकालना है PQ, तो PQ को इस साइड ले आइए आप, तो PQ बराबर ये जो इसका स्क्वायर है इधर जाकर रूट पे लग जाएगा, और OQ में से OP स्क्वायर घट जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सबकी। OQ आपके पास कितना है 13, OP आपके पास कितना है 5। 13 का वर्ग कितना होता है 169, 25, 169 में से 25 गए 144, और 144 का वर्गमूल 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई बराबर 12 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। समझ में आया, लाइक कीजिए। अगला सवाल देखिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 है, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि इसमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको करा के दिखाई है, पहले जब शुरुआत में मैंने आपको बताया था
तो इसने कहा कि कोई एक वर्त खींचिए। सबसे पहले हमने कोई वर्त ले लिया है। आप देखिए ये कोई वर्त है, ठीक है। अब इस पे कोई ए बी रेखा दी हुई है, ए बी रेखा खींच लीजिए। ये मान लिया हमने कोई ए बी रेखा है, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि इस वर्त पर दो ऐसी रेखा खींचनी है इसके समांतर समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचनी है कि एक तो स्पर्श रेखा है और एक क्या हो, छेदक रेखा। तो ये वर्त का केंद्र है। अब हमने क्या किया, वर्त के केंद्र से इस रेखा पर कोई लंब डाल दिया, ठीक है। अब लंब डालना आपसे आता है। वर्त के केंद्र पे यहाँ प्रकार की नोक रख के पेंसिल से हमने इस पे कोई चाप लगाया। इसको क्या बोला हमने, चाप। इस चाप से हमने क्या किया, प्रकार की नोक यहाँ रख के एक पेंसिल से ये लगाया और यहाँ पर प्रकार की नोक रख के एक पेंसिल से ये लगाया। तो इसको हमने इसको ओ को इससे मिला दिया, तो ये हमने एन बिंदु मान लिया, ठीक है। ये जहाँ ये इसको काट रहा है ये है पी बिंदु, ये क्या है, पी बिंदु। अब इस पे भी हमने क्या किया, एक लंब खींच दिया जो एक क्या होगी, स्पर्श रेखा। इसको मान लिया हमने पी क्यू, ये स्पर्श रेखा होगी। इस पे ओ और पी के बीच में कोई भी एक लंब और खींच दिया जो हमारे पास रेखा होगी, छेदक रेखा। इसको हमने नाम दे दिया आर एस, ठीक है। ये आर एस छेदक रेखा है, ये स्पर्श रेखा है और ये। अब जो काम आपने किया है उसको लिख दीजिए, ठीक है। हल। माना ओ केंद्र वाला वर्त है और ए बी एक, ये जो ए बी है एक दी हुई रेखा है, एक दी हुई रेखा है, ठीक है। ये जो ए बी है ये दी हुई आपको रेखा है। ए बी के समांतर, इस ए बी के समांतर क्या करना है आपको, दो रेखाएं, कौन सी, पी क्यू, दो रेखाएं पी क्यू व आर एस खींचनी है, जिसमें क्या है, पी क्यू स्पर्श रेखा तथा आर एस छेदक रेखा है, ठीक है। ये चीज़ आपको मान ली है, ये आपने मान लिया। अब आपने क्या किया, आपने रचना की। रचना में क्या किया आपने, सर्वप्रथम आपने क्या किया, रेखा ए बी पर केंद्र बिंदु ओ से लंब ओ एन, ये वाला ओ एन खींचा, ठीक है। जो वर्त को पी बिंदु पर काटता है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, त्रिज्या ओपी के बिंदु पी पर लंब पी क्यू खींचा, क्या करा, पी क्यू खींचा जो पी क्यू स्पर्श रेखा है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, तीसरी रचना क्या किया, ओ पी पर, किस पर, ओ पी, ये ओ पी, इनके बीच में ओ पी पर एक बिंदु, कौन सा लिया आपने, इसको आप मान लीजिए कि आपने ले लिया एम बिंदु। ओ पी पर एक बिंदु एम लेकर एम से ओ पी पर लंब, ठीक है। इस ओ पी पर कोई बिंदु एम लिया, इस पे से आपने क्या लंब खींच दिया, आर एस, लंब आर एस खींचा, जो आर एस खींच लिया आपने, जो क्या है, जो छेदक रेखा है,
रेखा है। ठीक है, यही आपको करके दिखाना था, ये रचना है। ठीक है, तो अगली एक्सरसाइज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बोर्ड परीक्षा की अच्छी तैयारी करके जाएं।